हेलो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास ट्रिनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे जो शुरू है बीपीएससी के रिगार्डिंग पॉलिटी से रिलेटेड कुछ लोगों के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर डिस्कशन होगा। मुश्किल से 10-15 मिनट का ये सेशन रहेगा, देखिएगा ज़रूर, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अब शुरू कर सकते हैं। बताइए क्या क्वेश्चन था आपका। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में डिफरेंस। एक शब्द है एडजुडिकेशन। आप में से कितने लोग इसका अर्थ जानते हैं? एडजुडिकेशन का अर्थ होता है न्याय निर्णय। जब कोर्ट बनती है तो गवर्नमेंट के जब हम ऑर्गन्स बनाते हैं तो गवर्नमेंट के हम 3 ऑर्गन्स बनाते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस जुडिशरी में ही जो एपेक्स बॉडी होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है। इसके नीचे स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं और फिर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज लोअर कोर्ट्स होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इन लोअर कोर्ट्स की अपनी हायरार्की होती है, जिसमें एपेक्स बॉडी लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होता है और जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। इसके नीचे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और नीचे मुंसिफ होते हैं। क्लियर हो गया। ये आपके लोकल कोर्ट, ये हमारा कोर्ट का स्ट्रक्चर है। कोर्ट का काम क्या है? जस्टिस देना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में डिले की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, यानी कि डिसीजन आने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए एक अल्टरनेट रूट निकाला गया ट्रिब्यूनल्स के नाम से और इसको इंसर्ट किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इसको रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बनाया। फोर्टी-सेकेंड अमेंडमेंट से 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए, 323A एंड 323B, कैट एंड सैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो ये भी एडजुडिकेशन का ही काम करते हैं, यानी कि न्याय निर्णय का काम करते हैं, रैपिड जस्टिस देने के लिए, तेजी से लोगों को न्याय पहुंचाने के लिए त्वरित। और सरकार ने समय समय पे बहुत से ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके डायरेक्शंस पे अभी दिल्ली में आप देखें कि जो व्हीकल्स 4 व्हीलर्स पुराने हो गए, 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल्स नहीं चल सकते, 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल्स नहीं चल सकते, तो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स पे और इसी तरह से तमाम तरह के ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट। इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया है और ये हमारा कोर्ट का स्ट्रक्चर। कोर्ट मतलब जुडिशरी, जो ट्रेडिशनल जुडिशरी हमारी चल रही है, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह ट्रिब्यूनल्स अलग से बनाया गया। जब ट्रिब्यूनल्स लाए गए थे तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती थी। बट एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद से इसको कह दिया कि नहीं, उनके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में भी की जाएगी। क्लियर हो गया। तो तेजी से न्याय प्रदान करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं और कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स दोनों का काम है एडजुडिकेशन। एक चीज और बता दें, कोर्ट लॉ की एक्सपर्ट है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में लॉ के साथ साथ, मतलब कोर्ट के मेंबर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी होते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लियर हुआ। इसलिए उसको समझदारी से, उसको तेजी से निपटान करने के लिए, और एक्चुअली ट्रिब्यूनल्स में बार्गेनिंग होती है बैठ के। जैसे लेट अस सपोज कि आपकी एक बिल्डिंग है जिसकी वर्थ है 50 लाख रुपए आपके घर की, और उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी लग गया 70 लाख रुपए का। अब गवर्नमेंट किसी का घर कब्जा करने के लिए बैठी नहीं है, और 50 लाख की प्रॉपर्टी पे 70 लाख का बिल पेमेंट का भी कोई बचता नहीं है सोल्यूशन। तो दोनों साइड बैठ जाते हैं, बार्गेनिंग हो जाती है।
गवर्नमेंट भी कहती भाई आप क्या देंगे, आप भी बता दें कि सर मैं 15 लाख दे सकता हूँ 18, जहां पर निगोसिएशंस होती है, आर्बिट्रेशन होता है, निगोसिएशन होता है, उसके बाद फैसला दे दिया जाता है और जो भी प्रॉमिस करेंगे आप उसको पूरा करिए। तो ले दे के एडजुडिकेशन इनका काम है। क्लियर? क्रिमिनल में तो कोई मतलब ही नहीं है, ये सारे सिविल और टैक्स से जुड़े मामले होते हैं। डिपेंड करता है किस तरह का ट्रिब्यूनल बन रहा है, बनाया ही जा रहा है, आपको तब पता नहीं है। ऐसे बहुत से ट्रिब्यूनल्स बने हुए और बहुत काम भी हो रहा है इस पर। अब आज का जो रेट चल रहा है, हमारा जुडिशरी की जो स्पीड चल रही है, अगर आज से नए केस होना रुक जाए तो जो केसेस पेंडिंग है लगभग 350 साल लगेगा सबका डिसीजन देते हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमजोर है। इसीलिए एक आप सुनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो आप क्रिमिनल मैटर्स पूछे तो क्रिमिनल मैटर्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए गए थे, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। लेकिन क्रिमिनल मैटर पे अगर आप निगोसिएशंस कराएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक मैसेज जाएगा कि जस्टिस कैन बी परचेज। जैसे मेरा इंडिविजुअली मानना है कि अगर मैं सलमान खान वाला केस लूं ब्लैक हिरन को मारने का, तो उस पर हम सलमान खान को 2 साल जेल में रख के या 3 साल की सजा देके उसमें मैक्सिमम 3 साल का पनिशमेंट है। 3 साल का पनिशमेंट देके कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। ये लोग 1 मैन इंडस्ट्री है, अच्छा पैसा अर्न करते हैं। अगर मैं जज हूं तो मैं तो इनको 500 करोड़ का फाइन मार दूं और वो सारा पैसा उस बिश्नोई कम्युनिटी और हिरन कम्युनिटी के गुडनेस पे खर्च करा दूं। लेकिन ये मेरा मानना हो सकता है, बट सोसाइटी में मैसेज किया जाएगा कि जस्टिस कैन परचेज, न्याय को खरीदा जा सकता है। इसीलिए क्रिमिनल केसेस को इससे अलग रखा जाता है। क्लियर हो गया? तो ज्यादातर सिविल मैटर और टैक्स के मैटर ज्यादातर ट्रिब्यूनल से डील किए जाते हैं। क्लियर? और काम इनका एडजुडिकेशन का ही, एडजुडिकेशन दैट मीन्स न्याय निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल स्ट्रक्चर। अगर हम पॉलिटिकल सेटअप को देखें तो वर्ल्ड वाइज हमको 3 तरह के पॉलिटिकल सेटअप मिलते हैं। यूनिटरी, फेडरल एंड कन्फेडरल। सिंगल पॉलिटी, डुअल पॉलिटी, डुअल पॉलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर, भूतपूर्व सोवियत संघ, यूएसए, इंडिया, यूके, फ्रांस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हमको बेसिक डिफरेंस क्या दिख रहा है, यूनिटरी जहां एक सरकार हो, डुअल पॉलिटी का मतलब होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और एक से अधिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो। लेकिन ये डुअल पॉलिटी हमको इन दोनों स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। आज के डेट में कन्फेडरल का कोई भी एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं। यूएसएसआर था, 91 में यूएसएसआर भी टूट गया। तो ले दे के जो भी है वो फेडरल स्ट्रक्चर भी है, सेमी फेडरल, क्वासी फेडरल, सेंट्रलाइज फेडरलिज्म, नाम जो भी दे लीजिए, उसमें डिफरेंट पैटर्न है। जो बचा है वो यूनिटरी फॉर्म बचा हुआ है और फेडरल फॉर्म बचा हुआ है। तो फेडरल फीचर्स के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब फेडरल फीचर के बेसिक कंपोनेंट क्या है, पहले ही होगा, पहला होगा डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब एक से अधिक स्तर की सरकारें, एक केंद्र सरकार और विविध प्रकार की राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकारें। ठीक है। अब अगर एक ही कंट्री के अंदर 2 लेवल की सरकार है तो देयर शुड बी पावर डिवीजन, काम तो बांटना पड़ेगा कि अगर मम्मी पापा दोनों घर में हैं
और दो, एक हाउसवाइफ है और एक अर्नर है, तो क्या करेंगे, काम बांटेंगे, एक घर का काम करेगा, एक घर का काम करेगा और एक बाहर का काम करेगा। तो उसी तरह अगर 2 लेवल की गवर्नमेंट है तो वहां भी काम बांटना पड़ेगा। तो दूसरा फीचर हो जाएगा पावर डिवीजन। क्लियर हो गया। फिर तीसरा फीचर क्या बनेगा, पावर डिवीजन आप करेंगे तो इस पावर डिवीजन को रिटन मैनर में होना चाहिए। तो देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया। और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक एक पॉइंट, एक कठोर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मन चाहे उसमें आप चेंजेस कर दें। तो डुअल पॉलिटी, पावर डिवीजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई छेड़छाड़ हुई संविधान से तो उसके देखभाल के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। तो और भी फीचर्स हैं, लेकिन ये इतने फीचर्स आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं। ये जिन देशों में फॉलो होंगे उनको हम फेडरल स्ट्रक्चर कहेंगे। क्लियर हो गया। अब अगर हम रिगार्डिंग इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर देखें, फेडरल स्ट्रक्चर पर डिस्कशन चल रहा है। कंपटीशन में दिया हो या ना दिया हो, जब भी आप अपने मन से अनुमान करेंगे तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अमेरिका। ठीक है। एंड दे सेड वी हैव फेडरल स्ट्रक्चर। देयर इज नो डिफिनेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। द फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंटेड आउट आर आइडेंटिफाई एज अ फेडरल स्ट्रक्चर। अब उन्हीं फीचर्स को हम लेते हैं। डुअल पॉलिटी, पावर डिवीजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसी को मैच कर लेते हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया में डुअल पॉलिटी है, डुअल छोड़िए ट्राई लेवल पॉलिटी हो चुकी है 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद। यस। पावर डिवीजन है शेड्यूल नंबर 7 शेड्यूल, उसका नाम है सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसको पावर डिवीजन कहा जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत नहीं है लेकिन है भी, दोनों फॉर्म है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो मोटा मोटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी बायसनेस पाई जाती है, और जो हमारा फेडरलिज्म है वो यूएस का वर्जन ना होके हम सेंट्रलाइज फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। और वो सेंट्रलाइज फेडरलिज्म का वर्जन हमने पिकअप किया है कहां से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। हम केंद्रीकृत संघवाद को मानते हैं, और केंद्रीकृत संघवाद का जो डिजाइन है वो हम कनाडा से लिए हुए हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताएं, जब डिस्कशन चल रहे थे तो अंबेडकर ने इस फेडरलिज्म के डिफिनीशन को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही है कि देयर इज 2 टाइप ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर, उन्होंने कहा कि यूएस इज द एग्जांपल ऑफ coming together federation and India is example of holding together federation। क्लियर हो गया। अब कमिंग टुगेदर क्या है कि यहां पे राज्य पहले से एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो यूएस के राज्य हैं, मिसिसिपी हो गया
न्यूयॉर्क हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया, मैसाचुसेट्स हो गया, वो पहले थे, यूएस से बाद में बना है। तो ये राज्य आपस में एग्रीमेंट किए और क्या बनाए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हम रूल्ड थे, हम कॉलोनी थे, और ऐसा तो हुआ नहीं कि हैदराबाद अलग एग्जिस्ट कर रहा था, कश्मीर अलग था, यूपी अलग था, बिहार अलग था। हमने अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस पाया, फ्रीडम लिया, और फिर अपने हिसाब से, तो एक जो कंट्री विलिंगली अडॉप्ट करती है फेडरल पैटर्न को, उसको उन्होंने कहा कि इंडिया इज द फॉलोअर ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और पहला ही आर्टिकल आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखिएगा, पहला आर्टिकल क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमने कहीं भी फेडरल टर्म का यूज नहीं किया है, हमने क्या यूज किया है, यूनियन। और इस शब्द का क्या मतलब है, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट और एनी स्टेट डोंट हैव राइट टू सीड द इंडिया। यानी कि भारत का कोई राज्य भारत को छोड़ने का अधिकार नहीं रखता है और भारत किसी भी तरह के समझौते का परिणाम नहीं है। तो कोई भी फेडरलिज्म, आप एक बात जान लीजिए कि अपने देश काल और परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन होता है कोई भी संविधान। जैसे एक और भी प्रश्न है, हालांकि ये मेंस के लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो बनता भी है मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, और फेडरलिज्म से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर पे हमेशा होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर जरूर डालिएगा जब भी आपको मेंस लिखने का अवसर मिले। क्लियर हो गया। और हर देश के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम को आप हमेशा भारत पाकिस्तान डिवीजन का ध्यान में रखते हुए करिए, इन द लाइट ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया रखिएगा। तो उसी समय, अच्छा, जो हम कहते हैं 15 अगस्त 1947, हु गॉट द इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947? ब्रिटिश इंडिया। देयर वर सो मेनी अदर टेरिटरीज ऑल्सो प्रेजेंट। फ्रेंच अभी थे इंडिया में, पुदुचेरी, आपका कराईकाल, माहे, यनम, ये सारे फ्रेंच कॉलोनीज थे। गोवा, दमन दीव, ये सारे आपके पुर्तगीज के अंडर में थे। प्रिंसले स्टेट्स की अपनी अलग आइडेंटिटी थी। सिक्किम आपका हेरिडिटरी स्टेट था। तो अगर आप गौर से संविधान को पढ़ेंगे तो आज का जो प्रेजेंट मैप है, इसका मुश्किल से 60% इंडिपेंडेंट हुआ था। बाद में हमने समझौते किए, ट्रीटीज की, संधियां की, मर्जा किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ले आए, फिर जो अदर फॉरेन कॉलोनीज थी उनको यहाँ से आउट किया। उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने फेडरल स्ट्रक्चर को, और अभी भी हम राज्य बनाते जा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो कोई भी देश का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके देश काल और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पॉजिटिव सेकुलरिज्म एंड निगेटिव सेकुलरिज्म। क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म, व्हाट इज सेकुलरिज्म? पहले मेरा ये क्वेश्चन होगा कि सेकुलरिज्म क्या है। तो सेकुलरिज्म अगर आपको जानना है तो सेकुलरिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और इसको जानने के पहले कितने तरह के रिलीजन के ग्राउंड पे कितने तरह के देश हैं, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक हम कहते हैं रिलीजियस स्टेट्स, यानी कि धार्मिक राज्य। इसको थियोक्रेसी भी बोला जाता है। दूसरा एंटी रिलीजियस स्टेट, अधार्मिक राज्य। और तीसरा रिलीजियस इफेक्टेड स्टेट, धर्म प्रभावित राज्य। और चौथा सेकुलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष राज्य। ये चार तरह के राज्य हो गए।
रिलीजियस स्टेट का मतलब जहां सब कुछ धर्म के हिसाब से चल रहा और रिलीजियस स्क्रिप्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया जाए। आज के डेट में इसका एकमात्र एग्जाम्पल है वेटिकन सिटी, जो पोप का स्टेट है। क्रिश्चियनिटी के जो धर्मगुरु हैं पोप, उनका जो स्टेट है वो रिलीजियस स्टेट है। मेडुअल पीरियड, डार्क एज पीरियड के जितने स्टेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? सब थियोक्रेसी मिलेंगे। कहीं खलीफा का साम्राज्य, कहीं पोप का साम्राज्य, किसी और धर्मगुरु का साम्राज्य। तो जो बाइबिल है, जो कुरान है, उसी जो धार्मिक किताब है उसी के हिसाब से शासन चलेगा। तो ऐसे देशों को कहा था धार्मिक राज्य। क्लियर हो गया? अब दूसरा इसका ठीक विरोधी है। एक सब कुछ धर्म के हिसाब से चल रहा है, दूसरा धर्म को मानता ही नहीं है, वो हो गया अधार्मिक राज्य। जितने कम्युनिस्ट कंट्रीज मिलेंगे, फॉर्मर यूएसएसआर, चाइना, क्यूबा, ये सारे के सारे क्या मिलेंगे? अधार्मिक राज्य मिलेंगे। इसमें स्टेट जानबूझकर धर्म को सप्रेस करेगा और कोई फ्रीडम अलाउ नहीं करेगा ना। मतलब ये भी नहीं कि अपने को न्यूट्रल रखे ना, हम सप्रेस करेंगे जी। सुनते होंगे चाइना में उइघुर मुसलमान, मस्जिदें तोड़ दी गई, दाढ़ी हटा दी गई, कपड़े हटा दिए गए। अभी फ्रांस में लगातार बवाल चल रहा है हिजाब पे, बुर्का पे, ये सब चीजें, ये एंटी रिलीजियस सिस्टम। हालांकि फ्रांस का दूसरा रीजन है, फ्रांस में दूसरा कारण है, लेकिन जितने कम्युनिस्ट स्टेट मिलेंगे वहां ये है, जैसे चाइना, क्यूबा। ये तीसरा है आपका रिलीजियसली अफेक्टेड स्टेट, धर्म प्रभावित राज्य। ये क्या करते हैं? ये किसी विशेष रिलीजन को अपना क्या कर देते हैं? स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर देते हैं और उस रिलीजन के फॉलोअर्स को कुछ स्पेशल राइट्स देते हैं। जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, यूएई, इजराइल, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके रिलीजियसली अफेक्टेड स्टेट है। इसमें एक धर्म को जो लोग मानते हैं, जो उनका स्टेट रिलीजन है, उनको कुछ प्रायोरिटीज दी गई हैं और अदर रिलीजन के फॉलोअर्स को क्रश किया गया है या सप्रेस करते हैं, दमन करते हैं उनका। ठीक है? अब इन सब के अलावा आता है सेकुलर स्टेट। मॉडर्न डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा डिमांड इसकी है और ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में यूज होता है। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या हुआ? ऐसा स्टेट जो रिलीजन से न्यूट्रल रहता है, यानी कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। यहां स्टेट का रिलीजन है, यहां है ही नहीं, यहां पे एक को मान लिए बाकी को छोड़ दिए। यहां आप कह सकते हैं कि अब आपको लगेगा कि भाई यही बात तो ये भी कर रहे एंटी रिलीजियस, लेकिन ये सप्रेस कर रहे हैं। यहां स्टेट का रिलीजन नहीं है, इंडिविजुअल के लिए कोई मनाही नहीं है, यानी कि ये रिलीजियस फ्रीडम अलाउ करते हैं। ये रिलीजियस फ्रीडम देते हैं अपने नागरिकों को। क्लियर हो गया? यहां पे क्या था? यहां एक धर्म को केवल दिया गया, यहां आप और यहां तक कि राइट टू कन्वर्जन भी अलाउ करते हैं। तो यहां सेकुलर स्टेट में रिलीजन इंडिविजुअल का मैटर है, स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? चार तरह के स्टेट। अब आते हैं सेकुलरिज्म को जब लेटर लेके चलेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव धर्मनिरपेक्षता के दो स्वरूप होंगे, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। अगर एक लाइन में कहें, एक लाइन है सर्व धर्म समभाव, सभी धर्मों के लिए एक जैसा भाव। इंडिया इज सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव मैनर ऑफ सेकुलरिज्म। निगेटिव क्या होगा? इंडिविजुअल कुछ भी कहें, राज्य को कोई लेना देना उससे नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं हमारे यहाँ हज सब्सिडी भी अलाउ की जाती है, सरकार कुंभ मेले का भी आयोजन करती है और तमाम जो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं सब में, क्योंकि हमने क्या कि स्पिरिचुअल के साथ साथ जो मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसमें स्टेट कैन इंटरफियर। तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म ये कहता है और हर धर्म को हम बढ़ाते भी हैं।
गांधी का एक स्टेटमेंट है कि सभी धर्म एक वाटिका है और उस उपवन की सारे फूल उस उपवन की खूबसूरती है। तो इसको हम डाइवर्सिटी के रूप में लेते हैं। तो इंडिया इज सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, जहां पे सर्वधर्म समभाव, एवरी रिलीजन इज इक्वल इन आइज ऑफ स्टेट, राज्य के समक्ष सभी धर्म समान है। क्लियर हो गया? और निगेटिव क्या होगा? राज्य बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, कोई लेना देना उसका नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? और दीपक जी आप क्या पूछ रहे थे? दोबारा बोलिए। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल कम अंडर ब्रदरहुड फैटर्निटी। ठीक है, ये प्रियम्बल की लाइन है। अच्छा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से आप क्या समझते हैं? हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति की गरिमा, नहीं गरिमापूर्ण जीवन नहीं। अगर प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, गरिमापूर्ण जीवन आर्टिकल 21 में डिस्कस होगा। यहां अगर प्रियम्बल से आप कोट कर रहे हैं ना, कहां से कोट कर रहे हैं? प्रियम्बल से कोट कर रहे हैं। तो व्यक्ति लाइन जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता के लिए, यही लाइन है ना। आज अपनी संविधान सभा में मिति मार्क्सिस विक्रम 2006 विक्रमी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सेम स्टेटमेंट है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। अब बताइए इसमें पूछना क्या चाहते हैं आप? वाई डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल कम्स अंडर द फैटर्निटी, यही क्वेश्चन है ना। क्यों व्यक्ति की गरिमा कैसे इंश्योर होगी? आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो आपकी डिग्निटी कैसे इंश्योर करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जंगल में क्या चलता है? जंगल राज चलता है। जंगल राज का मतलब नो लॉ नो लिबर्टी। ठीक है, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन था। नो लॉ नो लिबर्टी। तो जो व्यक्ति की गरिमा को इंश्योर करने के लिए स्टेट का होना नेसेसरी है। और स्टेट कैसा होना चाहिए? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और उस स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी इंश्योर कैसे होगी? अगर फैटर्निटी नहीं होगी, ब्रदरहुड नहीं होगा, तो वो डिग्निटी आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे? फैटर्निटी का मतलब क्या समझते हैं? भाईचारा मतलब सब लोग मिलजुल के एक साथ रहे। वाद विवाद हो सकते हैं, मत भिन्नता हो सकती है। हो सकता है आप बीजेपी के फॉलोअर हो, कोई आपका फॉलोअर हो, मैं कांग्रेस का फॉलोअर हो, लेकिन वी ऑल लिव इन अ नेशन। तो नेशन जरूरी है, आप जरूरी हैं, या आइडियोलॉजी जरूरी है? नेशन जरूरी है और आप भी जरूरी है। तो आपकी डिग्निटी कैसे इंश्योर होगी? जब यूनाइट और इंटीग्रेट नेशन होगा। और वो कब होगा? मत भिन्नता अलग चीज है, डिफरेंस। विकास के लिए डिफरेंसेस का होना बहुत जरूरी है। सब एक जैसे सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो वही हिटलर का राज आएगा, कहेगा मार दो तो मार दो। ठीक है, इसलिए डिफरेंट ओपिनियंस का होना जरूरी है। और इन ओपिनियंस को सिक्योर कौन करेगा? एक इंडिविजुअल की डिग्निटी कैसे सिक्योर होगी? वो डिग्निटी सिक्योर होगी इस ब्रदरहुड से। तभी तो आफ्टर द इंडोनेशिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन लिव इन इंडिया, ईदर देयर इज मोर देन 64 नेशंस हु प्रैक्टिसिंग इस्लाम। हम दुनिया के दूसरे बड़े देश है जब सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रखते हैं। और स्टेटस क्या है? माइनॉरिटीज का। वो ब्रदरहुड ही है, वो ये फीलिंग ही है, वो हमारे ड्यूटीज में जो इंश्योर किया गया। हाँ, रिटेलिएशंस दिखती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है इसका, मल्टी डाइवर्सिटी का। क्लियर हो गया? तो ये
इसलिए बंधुता जरूरी होती है। किसी डिग्निटी आपकी तभी इंश्योर हो सकती है जब फ्रेटर्निटी होगी समाज में। आप तो अभी मान लीजिए भारत में आप मेजॉरिटी में, तो आप दूसरी तरफ सोच रहे माइनॉरिटी में रहते तब। अब वो डिग्निटी क्या होगी कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही क्रश कर दिया जाए? नहीं क्रश कर सकते हैं, इसीलिए आपको फंडामेंटल राइट बना के दिया गया। दिक्कत यह है कभी कभी हम डेमोक्रेसी को मेजॉरिटेरिज्म समझ लेते हैं। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट अलग है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलग होती है। जैसे श्रीलंका एग्जाम्पल ऑफ मेजॉरिटियन गवर्नमेंट, और क्या हो गया, मिलिट्री कूप हुआ, नेता देश छोड़ के भाग गए। साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, जबकि ज्यादा एट्रोसिटीज हुई है साउथ अफ्रीका पे, जो ब्लैक वर्सेज व्हाइट का और अपार्थाइड की जो पूरी प्रैक्टिस की गई और सिंस 90s तक की गई है, सॉरी टिल 90s तक की गई है अपार्थाइड की प्रैक्टिस, रंग भेद की, गोरे काले का भेद। उसके बावजूद कितना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इन दोनों को कंपेयर कराया है। तो वहां के जो ब्लैक लीडर थे वो ब्लैक्स लोगों को समझाए कि भाई अब आप ऐसा मत करें कि अब आप पावर में आ गए तो अब व्हाइट को क्रश करना शुरू करिए, कि जो सप्रेशन वो उन्होंने किया वही सप्रेशन अब आप करना शुरू कर दीजिए। तो इसके लिए रेफरेंडम बनाया गया, इसके लिए पीपल्स विल क्रिएट किया गया कि नहीं हम भेदभाव नहीं करेंगे और सब बराबरी के साथ रहेंगे। तो वो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। मेजॉरिटेरियन रूल अलग होता है। श्रीलंका मेजॉरिटेरियन रूल को फॉलो किया, इसलिए तमिल इलम से लेके आज तक प्रॉब्लम्स ही चल रही है। तो मेजॉरिटी को डेमोक्रेसी समझने की भूल मत करिएगा। इसीलिए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को इंश्योर किया जाता है, और इंडिविजुअल में मेजॉरिटी नहीं आती, हर व्यक्ति आता है, चाहे वो किसी भी जात धर्म पंथ का हो। और धर्म को लेके एक चीज और बताना भूल गए थे कि धर्म का जो वेस्टर्न डिफिनीशन है वो बिल्कुल अलग है, और जो हमारा डिफिनीशन है वो बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न में धर्म को रिलीजन से जोड़ा गया है, और हमारे यहां धर्म को ड्यूटी से जोड़ा गया है। ऋग्वेद की लाइन है, धर्मते इति धार्यते, जो धारण किया जाए वही धर्म है। धर्मते इति धार्यते यतो अभिद्यो निश्रेय सिद्धि स धर्म। अपना विकास करिए, अपनी सिद्ध करिए, और अपने धर्म के अनुसार। तो धर्म को बड़ा महत्व दिया गया है। अब धर्म हमारे यहां देख लिए, पत्नी धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, मित्र धर्म, ये सबको क्या कहा गया, धर्म कहा गया। इसको ड्यूटी आइडेंटिफाई किया गया। क्लियर हो गया? ठीक है, आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। आज के डिस्कशंस तो खत्म हो गए, जो भी डाउट थे। अब जिसके भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपको डेफिनेटली आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ से, ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म से। आप किसी भी सेगमेंट से कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपका पूरा स्वागत किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच।